नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमेंट क्लासेस में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था जिसमें इंडियन पेनिसुलर पढ़ रहे थे हम लोग। प्लेटू ऑफ इंडियन पेनिसुलर, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? इसमें हमने केंद्रीय उच्चभूमि बहुत अच्छे से फिनिश किया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप सबको मैं विश्वास दिला दूं कि इस समय जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू की है, नहीं सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी बल्कि पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं बहुत अच्छे से फिनिश करूंगा और रेगुलर आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहिएगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी ज्योग्राफी में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल जैसी किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, मैं चाहता हूं कि हर अपने लेक्चर में उन सारे प्रश्नों का समावेश करूं और कोई प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है ना? तो आज आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मोदी जी ने फिर से कहा है, ना हमें टूटना है, ना हमें बिखरना है, ना हमें हारना है, हमें आगे बढ़ना और आत्मनिर्भर बनना है। तो हमें किसी भी कीमत पे रुकना तो नहीं है, कुछ भी हमें कुछ ना कुछ तो नया करना ही करना है। ठीक है ना? तो इसको आप संकट न समझिए और एक अच्छा मौका भी समझिए। संकट तो है ही, या तो हम हार जाएं तो हम हारेंगे तो है नहीं, हमें लड़ना है और इस जंग को जीतना भी है। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है ना? टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जो पूर्वी पठार है ना, इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन जो करेंगे ना, दो भागों में बांटे करेंगे। चलिए देखिए, जो पूर्वी पठार है इसको पहले दो भागों में बांट लेंगे। पहला भाग इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और जो दूसरा इसका हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दंड कारण्य पठार, दंड कारण्य पठार। ठीक है? टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये भी यहाँ पे उठता है कि छोटा नागपुर का पठार और दंड कारण्य का पठार, भारत में इनकी स्थिति क्या है। अगर हम थोड़ा सा मैपिंग कर ले पहले, यहाँ पे अगर देख लिए मैपिंग कर करके, तो हम ये देखते हैं, अगर ये हमने भारत के यहाँ पे मैप ड्रा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है? जहाँ गुजरात है, इधर जो पूर्व में यहां से लेकर इस क्षेत्र में जो पठार है, ऐसे फैला हुआ जो पठार है पूर्व में, इस क्षेत्र के पठार को हम कहेंगे छोटा नागपुर का पठार और दंड कारण्य का पठार, या हम कह सकते हैं पूर्वी पठार हम इसको कहेंगे। क्लियर है ना? तो प्रश्न ये उठता है कि छोटा नागपुर का पठार जो है किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है मेनली दो राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से वो राज्य है मुख्यतया? एक झारखंड है और एक जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। क्लियर है ना? झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। क्या है ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड में इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल इसका कम है। कहाँ कम है भाई? छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कम है और झारखंड में ज्यादा क्षेत्रफल पे फैला है, अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है झारखंड में। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो मुख्य अध्ययन है हम झारखंड राज्य को अपना मुख्य अध्ययन मान के, उसके इर्द गिर्द जो छोटा नागपुर पठार फैला है उसे अपना मुख्य टॉपिक मानते हुए अध्ययन हम करेंगे। क्लियर है ना? दंड कारण्य का जो पठार है वो हमारे भारत में निम्न तीन राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ में फैला है, छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे उड़ीसा, और तीसरा जो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, उसका नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इन तीन राज्यों में दंड कारण्य पठार फैला हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में अधिक फैला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटा नागपुर का जो पठार है इसको तीन भागों में फिर से पुनः बांट देते हैं। ठीक है? कौन कौन से? पहला जो यहाँ पे हो जाएगा इसको कहेंगे रांची का पठार। क्या कहेंगे हम? रांची का पठार कहेंगे। ठीक। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा
जिसको कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार। और तीसरा यहाँ पे जो पहाड़ी है, पठार के एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। क्लियर है ना? तो अब अगर हम ये देखें कि ये जो छोटा नागपुर पठार है, यहां से कर्क रेखा निकल रही है। क्या जा रही है? कर्क रेखा गुजर रही है छोटा नागपुर के पठार से। तो अब क्या है, सपोज करिए छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार के साउथ में, दक्षिण में किसका पठार है? रांची का पठार है। और नॉर्थ में किसका पठार है? हजारीबाग का पठार है। और जो राजमहल की पहाड़ी है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। किसके? छोटा नागपुर पठार के। तो सपोज करिए अगर हम ये इमेजिन कर लें कि ये इतने क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, तो इसके साउथ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रांची का पठार, ऊपर हजारीबाग का पठार, और इधर क्या हो जाएगा? हमारा राजमहल की पहाड़ी या राजमहल पहाड़ी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर यहाँ पे एक एक का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर अगर आप बने रहेंगे तो आपको भूगोल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं मैपिंग भी आपको करवाऊंगा और फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? छोटा नागपुर का पठार का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट में ड्रा कर रहा हूं। हमें पता है कि जो छोटा नागपुर पठार है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है ना? अब ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि कर्क रेखा पे एक शहर बसा हुआ है, झारखंड की राजधानी जिसे कहते हैं रांची। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? रांची है, रांची। हमको पता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसके साउथ में क्या है? रांची का पठार है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? रांची का पठार है। क्लियर? इसके नॉर्थ में आपको पता है ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है। यहाँ पे हजारीबाग पठार है, हजारीबाग पठार। क्लियर? अब इसके नॉर्थ ईस्ट में मतलब लगभग यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी। क्लियर? अब हम इन तीनों के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, रांची के पठार और हजारीबाग पठार से एक नदी गुजरती है। ठीक है, जो छोटा नागपुर पहाड़ की पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जो दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है। आपको पता ही है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम जानते क्या है? इस नदी का नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको हम समझ लेते हैं। ये जो दामोदर नदी है ना, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कैसे, कहां पे बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। प्रश्न ये भी उठ रहा होगा आपके मस्तिष्क में कि ये भ्रंश घाटियां होती क्या? जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे धरती पे प्लेटें हैं। प्लेटें तो आप समझ रहे हैं। तो जब कोई दो प्लेटें आपस में, जब दो प्लेटों के बीच आपस में क्या होता है? खिंचाव होता है। या फिर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इन दो प्लेटों में क्या होती है? एक प्लेट दूसरे प्लेट से थोड़ा सा या तो ऊपर उठ जाती है या नीचे दब जाती है। मतलब जब दो प्लेटें अपने स्थान से खिसक जाती हैं, एक प्लेट ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए,
आगे पीछे हो जाए तो इससे एक घाटी बनती है जिसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है प्लेटों के खिंचाव के कारण या उनके आपस में रगड़ के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक तो दामोदर नदी हो जाती है, दूसरी आपकी नर्मदा हो जाएगी और ताप्ती हो जाएगी। क्लियर है ना, ये भी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, छोटा नागपुर पठार से निकल के लगभग कहीं कहीं पे इसकी जो लंबाई है 530 किलोमीटर मिलती है, कहीं कहीं पे 592 किलोमीटर मिलेगी। तो आप देख लीजिएगा, लंबाई एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो छोटा नागपुर का पठार से निकल के दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में हुगली नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? हुगली नदी में आके मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से आके मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है। समझिए भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गई दामोदर नदी। अब जब दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा और पानी इकट्ठा करके ले जाती है भाई। जब ले जाती है तो इससे क्या होता है, बंगाल में बाढ़ आ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो दामोदर नदी है ना, इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप भी इसको कहते हैं दामोदर नदी को। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा भाई, क्या है, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा दूं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप बताओगे कानपुर को कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैनचेस्टर क्या है? लंदन है एक शहर। लंदन एक देश है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्यों समझा रहा हूँ यही बताऊंगा। लंदन एक देश है और यहाँ पे एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, लंदन के मैनचेस्टर में बहुत अच्छे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सूती वस्त्र। तो ऐसे ही सूती वस्त्र हमारे देश में गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। इसलिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। इसी आधार पे, जिस प्रकार लंदन के मैनचेस्टर को आधार मान के गुजरात में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही एक बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दामोदर नदी के बारे में। जर्मनी में एक नदी है, जर्मनी में एक नदी है जिसका नाम है राइन। क्या नाम है? राइन नदी है। क्लियर है? और राइन की सहायक एक नदी है जिसको कहते हैं रूर नदी। राइन की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं रूर नदी। तो जो रूर नदी है, विश्व का सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन या विश्व में सबसे ज्यादा कोयला की प्राप्ति रूर नदी क्षेत्र से होती है। इसलिए यहाँ पे अब हमने ये क्यों बताया, ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से कोयला की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। भाई, कोयला की सर्वाधिक प्राप्ति कैसे होती है? जब नदी अपने साथ बहती है तो पेड़ पौधे अपशिष्ट बहा कर ले जाती है, जो बाद में कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है धनबाद। धनबाद, जिसे क्या कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। कोयला राजधानी कहते हैं। भारत की कोयला राजधानी कहते हैं क्योंकि यहाँ कोयला तो नदी में प्राप्त होता है, परंतु धनबाद से कोयला का निर्यात किया जाता है। इसलिए धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। और नर्मदा, जो दामोदर नदी है,
इस नदी की तुलना जर्मनी के रूर नदी से की जाती है, इसलिए दामोदर नदी को एक नाम और से जानते हैं, इसे भारत की रूर भी कहते हैं। भारत की रूर नदी भी कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम दामोदर नदी को भारत की रूर नदी कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, झंस घाटी में बहती है, धनबाद भारत की कोयला राजधानी है, वहाँ दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से कोयला की अधिक प्राप्ति होती है। एक प्रश्न यहाँ पे और ही महत्वपूर्ण बच रहा है, दामोदर नदी से भारी मात्रा में बाढ़ आती है, समझिए ना। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और बता देता हूँ। तो ये दामोदर नदी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। झंस घाटी में वेस्ट बंगाल हुगली नदी, ये सब बता दिया मैंने कहां से कहां जाती है। तो मैं बता रहा था कि पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, इसलिए यहाँ पे इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक विद्युत परियोजना लॉन्च की गई, जिसे कहते हैं DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन। दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना क्या है? अमेरिका के टेनेसी, अमेरिका के टेनेसी विद्युत परियोजना से, टेनेसी वैली परियोजना, टेनेसी वैली परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना को आधार मानते हुए दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, पीटी नेहरू के समय में। कब? जुलाई 1948 में दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की गई। ये दामोदर वैली कारपोरेशन में विद्युत का उत्पादन किया गया और वहां पे जो पानी की अधिक मात्रा बर्बाद हो रही थी, उसको यहाँ पे रोकने में सफलता मिल सकी। तो आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर समझ चुके होंगे। अब क्या है, धनबाद हम समझ गए, यहाँ पे रांची समझ गए। अब मैं इतना आपको रफ कर देता हूँ, जिससे कि मैं इसके आगे और छोटा नागपुर के पठार में कुछ बातें आपको और बता सकूं। चलिए, तो हमने रांची का पठार देख लिया, दामोदर नदी देख लिया, झंस घाटी समझ लिया, यहाँ पे धनबाद हमने देख लिया। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी थी, हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। यहाँ पे क्या है? राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी, ये कर्क रेखा निकल रही, ये दामोदर नदी होगी। अब देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे धनबाद हो गया, धनबाद बता दिया मैंने। अब यहीं पे एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत का पहला लौह अयस्क उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाया गया। जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह उत्पादन अयस्क जो है, लौह अयस्क उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाया गया, भारत का पहला। और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? लौह अयस्क का अधिक उत्पादन होता है। लौह अयस्क संयंत्र लगाया गया और ये संयंत्र लगाया टाटा ने। ठीक है, इसलिए इस शहर को टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं, के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? अच्छा भाई, यहीं पे एक और शहर है, यहाँ पे हजारीबाग, और ये यही थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है बोकारो। यहाँ पे जो शहर है इसको कहते हैं कोडरमा। यहाँ जो शहर है कोडरमा, यहाँ से अभ्रक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अभ्रक की प्राप्ति होती है, इसलिए कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं।
क्लियर है ना। धनबाद हमने बात कर ली, धनबाद को कोयला राजधानी कहते हैं। जमशेदपुर लौह अयस्क संयंत्र लगाया गया, टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोडरमा हो गया, अभ्रक की प्राप्ति होती है। यहीं पे एक शहर जिसका नाम है बोकारो, बोकारो, ठीक है ना। इस बोकारो में स्टील संयंत्र है, ठीक है। क्या है? स्टील संयंत्र। क्लियर है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, 4 शहर आपको दे देगा, जमशेदपुर दे दिया, कोडरमा दे दिया, धनबाद दे दिया, और आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा बोकारो। कहेगा इनसे संबंधित क्या है, तो आपको इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जो राजमहल की पहाड़ी है ना, राजमहल पहाड़ी, यहीं पे इसी के पास में एक शिखर है जिसे कहते हैं सम्मेद शिखर। क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर। यहाँ पे सम्मेद शिखर, जो यहाँ पे जो जैन धर्मगुरु होते हैं, ये उनका सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, जो 23वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ पर्वत। ये जो पारसनाथ पर्वत है ना, ये यहाँ की छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ पर्वत या सम्मेद शिखर यहाँ की जो है ना, छोटे नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। क्लियर है ना। और इसलिए फेमस है सम्मेद शिखर, पारसनाथ, जैन तीर्थंकर के नाम से फेमस है। जैन तीर्थ स्थल लिख देते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल भी है। क्लियर है ना बात। क्या है कि यहीं पे राजमहल की जो पहाड़ी है, ये जो राजमहल पहाड़ी है छोटा नागपुर पठार में, यह पहले क्या था, यहाँ पे मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जानते हैं आप, 3 प्रकार की होती है। एक सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, मृत ज्वालामुखी होती है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे दंडकारण्य पठार। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो दंडकारण्य पठार है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं दंडकारण्य पठार। अच्छा, इस दंडकारण्य पठार का वर्णन वेदों में और हमारे रामायण में भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब वन में निकले थे तो इसी दंडकारण्य में थे। तो ये जो दंडकारण्य पठार है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? एक राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ओडिशा, और फिर हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो दंडकारण्य पठार में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है हमेशा, वो ये पूछा जाता है, यहाँ पे एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम क्या है? चित्रकोट जलप्रपात। समझ रहे ना। ये चित्रकोट जलप्रपात क्या है? इंद्रावती नदी पे। यही दंडकारण्य पठार में ओडिशा से
एक नदी निकलती है, उड़ीसा से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती नदी। ये नदी क्या है कि उड़ीसा से निकलती है और निकल करके गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। गोदावरी नदी में जाकर कहां पर मिलती है? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा से नदी निकलती है और यहाँ पे ऐसे निकल के छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे एक नदी आती है, गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती नदी जो उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में जाकर के बस्तर के पठार से बहते हुए ये मिल जाती है जाके किस नदी से? गोदावरी नदी से मिल जाती है। गोदावरी नदी से जाकर के मिल जाती है इंद्रावती नदी। इसी इंद्रावती नदी पे भारत का सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, भारत का एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। हिंदी में ऐसा लिखा जाता है चित्रकोट जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है। इंग्लिश तो यही होती है इसकी, चित्रकूट, ठीक है ना। वाटरफॉल। अच्छा देखिए, जलप्रपात क्या होते हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या होता है? जब कहीं से नदी है, जैसे मान लीजिए इस नदी से जल नीचे गिर रहा होता है अचानक, ठीक है, ऐसे जल गिरता है तो यहाँ पे एक प्रपात बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इंद्रावती नदी का जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस जलप्रपात के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से जल गिरता है 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है जगदलपुर। जगदलपुर से 40 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 39 किलोमीटर मिलेगा। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे है और यह एक बहुत ही मनोरम पर्यटक स्थल है। जब पानी गिरता है 90 फीट ऊपर से, इतना सुंदर दृश्य लगता है जगदलपुर का। कभी चलेंगे, हम लोग भी देखेंगे। इंद्रधनुषी रंग वहां पे प्रतीत होता है, प्रकट होता है, ठीक है ना। तो जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे चित्रकूट जलप्रपात है। अब जब ये जलप्रपात गिरता है तो घोड़े की नाल, आप लोगों ने देखा होगा, घोड़े की नाल कुछ इस प्रकार से होती है ना। घोड़ा पैर में जो लोहा लगाया था उसे घोड़े की नाल कहते हैं। गिरता तो घोड़े की नाल जैसी आकृति बना लेता है जलप्रपात, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अच्छा भाई, नियाग्रा क्या है? यूएसए में एक जलप्रपात है जिसे यूएसए का नियाग्रा कहते हैं। वैसा ही जलप्रपात हमारे भारत में चित्रकूट जलप्रपात है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई समस्या ना होगी। हमने दंडकारण्य पठार में जो मुख्य बात थी ये बता दी। दंडकारण्य पठार में एक महत्वपूर्ण पठार और है जिसको कहते हैं बस्तर का पठार। क्या कहते हैं? बस्तर का पठार। मैं यहीं पे नीचे यहाँ बना देता हूँ आपको, बस्तर का पठार देख लीजिए। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार की कुछ आकृति इस टाइप की है। इस बस्तर के पठार के इस दक्षिणी कोने में एक धातु पाई जाती है जिसको कहते हैं टिन धातु। टिन धातु की प्राप्ति होती है। टिन धातु की प्राप्ति होती है। टिन का यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा? ऐसे। क्लियर है? तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो था पूर्वी पठार, जिसको हमने बहुत अच्छे से फिनिश किया। मैंने प्रयास किया है कि वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दूं। फिर भी अगर लग रहा है आपको कुछ रह गया है तो आप जरूर इसकी चर्चा करिएगा, कमेंट करिएगा और जुड़े रहिएगा। सारा भूगोल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।